डियर स्टूडेंट्स, स्वागत ऑफ एजुकेशन असम के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने 5.2 जो एक्सरसाइज है हमारी इनवर्स मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन के एग्जांपल कर लिए थे। आज हम इसकी प्रश्नावली की क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें कि सारणी का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष निम्न है। आपको शीर्ष दिए हुए हैं, त्रिभुज के शीर्ष आपको दिए हुए हैं और इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो ये हमने कोई ट्रायंगल ले लिया एबीसी, तो इनके शीर्ष ये मान लेते हैं 2 5 -2 -3 और 6 0। इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया हमें ज्ञात करना है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल सारणी के रूप में त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का सूत्र हमने पढ़ा था 1/2 सारणी x1 x2 x3 y1 y2 y1 1 1/2 सारणी x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1। ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल सारणी के रूप में। हमें यहाँ पे तीनों शीर्ष दिए हुए हैं। तो ये जो शीर्ष ये है ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया और ये x3 y3। मान रखते हैं इसमें 1/2। x1 का मान 2, x2 का मान -2, x3 का मान 6, y1 का मान 5, y2 का मान -3, y3 का मान 0 1 1। अब ये जो सारणी के इसका विस्तार कर देंगे पहली पंक्ति के संगत। तो 1/2 2 -3 1 0 -5 -2 1 6 1 और +1 -2 -3 6 0। तो 1/2 -3 0 -5 -2 -6 +1 0 +18। तो 1/2 -6 -8 प्लस का 40 और प्लस का 18। तो 1/2 इंटू 26 वर्ग मात्रक या वर्ग। ये जो ट्रायंगल जिसके शीर्ष हमें ये दिए गए थे तो इसका क्षेत्रफल हो गया 26 वर्ग मात्रक। इसी प्रकार सेकंड है, इसका 3 शीर्ष आपको दिए हुए हैं और इसका एरिया हमें क्या करना है। तो वो ये त्रिभुज बनाया हमने जिसको हमने PQR नाम दे दिया, ट्रायंगल PQR। तो P शीर्ष हमने ले लिया इसका 3 8, ये दे दिया हमने 2 7 और ये है हमारा 5 -1। ट्रायंगल PQR का क्षेत्रफल 1/2 वही सूत्र होता है x1 x2 x3 1 1 1। y1 y2 y3 1 1। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल सारणी के रूप में मान रख देंगे इसमें हम। ये हमारा x1 y1 बिंदु, ये x2 y2 बिंदु और ये x3 y3 बिंदु। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल = 1/2 x1 का मान 3, x2 का मान 2, x3 का मान 5, y1 का मान 8, y2 का मान 7 और y3 का मान -1 और ये 1 1 1। सारणी के रूप में मान रखते हैं। इस सारणी को खोल देंगे, पहली पंक्ति के संगत विस्तार कर देंगे इसका 1/2
3 7 1 -1 1, फिर माइनस का 2 1 5 1 और प्लस 1 2 7 5 -1। खोल देंगे 1/2 3 7 + 1 -8 2 - 5 + 1 -2 -35। सिंप्लीफाई करेंगे इसको 1/2 8 × 24 माइनस का 3 प्लस का 24 और माइनस का 37। तो ये रिजल्ट हो गया 48 11 1/2 × 11। तो 11/2 वर्ग मात्रा। ये जो ट्रायंगल PQR है, PQR, इसका क्षेत्रफल हो गया 11/2 वर्ग मात्रा, जिसके शीर्ष हमें दिए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। सारणी का प्रयोग करके, ये भी आपको 3 शीर्ष दे रखे हैं। इन शीर्ष वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। क्या ये दिए गए बिंदु संरेख है? ये 3 बिंदु है, क्या ये संरेख है? तो त्रिभुज के क्षेत्रफल जब आप निकालोगे तो फिर आपको मालूम चल जाएगा कि ये बिंदु संरेख है या नहीं। आपने पढ़ा था कि यदि 3 बिंदु संरेख है तो उनसे त्रिभुज नहीं बनेगा, और त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालोगे उन बिंदुओं से तो उसका क्षेत्रफल 0 आएगा। जब उसका क्षेत्रफल 0 आएगा तो आप कह देंगे 3 बिंदु संरेख है। तो सबसे पहले आपको ये जो 3 बिंदु दे रखे हैं, इनसे आप एक त्रिभुज बनाएंगे, कच्चा त्रिभुज। इन बिंदुओं को नाम दे देते हैं ABC। तो ये बिंदु हो गए हमारे 1 4 2 3 और -5 -3। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो 1/2 सारणिक x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ये सूत्र होता है, मान रख देंगे इसमें। तो 1/2 सारणिक x1 का मान 1, x2 का मान 2, x3 का मान -5, y1 का मान 4, y2 का मान 3 और y3 का मान -3 1 1। खोल देंगे इस सारणी को पहली पंक्ति के संग विस्तार करके। 3 1 -3 1 -4 2 1 -5 1 और +1 2 3 -5 -3। तो 1/2 ये रिजल्ट हो गया हमारा 3 + 3 6 हो गए, 2 + 5 7 हो गए, और इन +1 -6 -6 और प्लस का 15 हो जाएगा 9। सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको ये रिजल्ट हो जाएगा 1/6 728 + 9। आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास 1/2 प्लस के 15 माइनस के 28 तो -13 हो गए,
क्षेत्रफल का मान ऋणात्मक नहीं होता है तो -13 का मूल ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 13/2 वर्ग मीटर। तो ये जो अभी शीर्ष दे रखे थे त्रिभुज के, उसका क्षेत्रफल आ गया, जो 3 शीर्ष हमें दिए हुए थे, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 13/2 वर्ग मीटर। अब हम क्या ये दिए गए बिंदु संरेखण ये बताएंगे कि बिंदु संरेखण है या नहीं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 आ जाता, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल = 0 होता, तो हम कहते थे कि बिंदु एबीसी संरेखण है, यानी ये जो दिए गए बिंदु हैं ये संरेखण है। लेकिन त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ≠ 0 है, इसलिए हम कहेंगे कि बिंदु या दिए गए बिंदु संरेख नहीं है, दिए गए बिंदु संरेख नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। के का मान ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3, के का मान ज्ञात करें यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है, जबकि शीर्ष K4 2-6 तथा 5-4 है। तो K का मान हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, K का मान क्या करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दे दिया 35 वर्ग इकाई और उसके शीर्ष हमें दे दिए। तो एक कच्चा त्रिभुज बनाते हैं, 3 बिंदुओं में दे रखे थे, उनसे लेकर और इनको नाम दे देते हैं एबीसी। ए शीर्ष है हमारे पास K4 और बी शीर्ष है 2-6 और सी शीर्ष है 5-4। तो हम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल सारणी की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 सारणी की सहायता से सूत्र होता है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1। तो 1/2 x1 के, x2 2, x3 5, y1 4, y2 -6, y3 4, 1 1। तो 1/2 पहली पंक्ति के संग विस्तार कर रहे हैं, सारणी को खोलेंगे तो -6 1 4 1, -4 2 1 5 1 और +1 2 -6 5 4। तो ये हो जाएगा आपका -6 -4 2 -5 8 + 30 6 × 30। तो 1/2 माइनस का 10 के -3 प्लस का 12 और +38। तो ये रिजल्ट हो गया हमारा 1/2 50 - 10 के
त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल वर्णित। प्रश्नानुसार हमें त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दे रखा है। प्रश्नानुसार प्रश्न के अकॉर्डिंग 35 वर्ग इकाई दे रखा है। हमने भी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाला, वो ये रखा आगे। प्रश्नानुसार हो जाएगा ये 1/2 50 माइनस 10 के इज इक्वल टू प्लस माइनस 35 ले सकते हैं। कोई क्षेत्रफल है तो नेगेटिव लेंगे तो भी पॉजिटिव ही होगा, प्लस माइनस 35। तो 50 माइनस 10 के बराबर प्लस माइनस 70। अब धनात्मक चिन्ह लेने पर हमें के का मान ज्ञात करना है, तो एक बार तो धनात्मक चिन्ह लेके ज्ञात करेंगे, एक बार ऋणात्मक चिन्ह। धनात्मक चिन्ह लेने पर तो 50 माइनस 10 के बराबर 70। तो 10 के इज इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 70। तो माइनस का 20 हो जाएगा, तो के इज इक्वल टू हो जाएगा -2। तो के का मान ये आ गया। अब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर तो 50 माइनस 10 के बराबर -70। तो 50 प्लस 70 इज इक्वल टू 10 के, यानी 10 के इज इक्वल टू 120। तो के इज इक्वल टू 12। तो एक मान दिया गया, एक मान। तो के दो मान आ गए, के इज इक्वल टू -2, के इज इक्वल टू 12। हमें के मान ही ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सारणी का प्रयोग करके के मान ज्ञात करें। क्वेश्चन 4, सारणी का प्रयोग करके के मान ज्ञात करें। यदि बिंदु के 2 माइनस 2 के माइनस के प्लस 1 2 के तथा -4 माइनस के 6 माइनस 2 के संरेख हो। तो ये तीनों बिंदु संरेख हैं, ये तीनों बिंदु संरेख हैं। तो के का मान ज्ञात करें। हम जानते हैं, we know that यदि तीन बिंदु संरेख हो तो क्या कंडीशन होती है? सारणिक x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। यदि तीन बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो वहां से हमारा ये रिजल्ट है। तो ये तीनों बिंदु यदि संरेख है तो इन तीनों बिंदुओं से ये सारणी का हम बनाएंगे तो उसका मान 0 तो बना रहे हैं। तो यहाँ x1 का मान क्या है? k। x2 का मान क्या है? -k + 1। और x3 का मान क्या है? -k और -k। y1 का मान 2 - 2k, y2 का मान 2k और y3 का मान 6 - 2k। 1 1 1 इज इक्वल टू 0।
इस सारणी को खोलेंगे, खोल के k का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं संक्रिया लगा के। तो संक्रिया लगा रहे हैं R1 पंक्ति पे या R2 पंक्ति पे संक्रिया लगा रहे हैं, R2 प्लस R1, यानी R1 को इसमें जोड़ रहे हैं। तो क्या रिजल्ट हो जाएगा? पहली पंक्ति तो ऐसे कैसे रहेगी, 2 माइनस 2 के 1, इसको इसमें जोड़ रहे हैं तो यहाँ 1 बच जाएगा, इसको इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ 2 बच जाएगा, और इसमें इसको जोड़ेंगे तो यहाँ भी 2 बच जाएगा। तीसरी पंक्ति भी ऐसे कैसे रहेगी, 6 माइनस 2 के 1 इज इक्वल टू 0। फिर हम संक्रिया लगा रहे हैं, R3 पंक्ति पर, R3 के ऊपर संक्रिया लगा रहे हैं, R3 प्लस R1, R1 को जोड़ रहे हैं। तो पहली पंक्ति ऐसे कैसे रहेगी, k 2 माइनस 2 के 1 1 2 2, इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये -4 बचेगा यहाँ पे, और इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4 के 8 माइनस, ये तो 8 हो जाएगा, 8 माइनस 4 के, इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसके दो एलिमेंट 0 कर लेते हैं, इस एलिमेंट को 0 करते हैं तो R3 पे फिर संक्रिया लगा रहे हैं, R3 माइनस R2 k 2 माइनस 2 के 1 1 2 2, इसमें R3 में से इसको बैठा रहे हैं तो ये -5 हो जाएगा, इसको बैठाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 4 के, और इसमें से इसको बैठाएंगे तो ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस एलिमेंट को 0 करते हैं, फिर संक्रिया लगाएंगे C2 माइनस C3। तो पहला स्तंभ तो ऐसे कैसे रहेगा, k1 माइनस 5, इसको घटा रहे हैं इसमें से तो 1 माइनस 2 के बचेगा, इसको इसमें से घटा रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, और इसको इसमें से घटा रहे हैं तो ये 6 माइनस 4 के 1 2 0 इज इक्वल टू 0। अब इसको विस्तार कर दीजिए, खोल दीजिए पहली पंक्ति के साथ, k 0 2 6 माइनस 4 के 0, फिर -1 माइनस 2 के, तो ये बचेगा 1 2 1 2 -5 0 और +1 1 0 -5 6 माइनस 4 के इज इक्वल टू 0। k 0 माइनस 2 6 माइनस 4 के -1 माइनस 2 के, तो ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 10, 0 प्लस 10 हो जाएगा ये, आगे +1 6 माइनस 4 के, और ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये रिजल्ट हो गया हमारा
के या -2k हो जाएगी, -2k 6 - 4k -1 -2k इंटू 10 और +1 6 - 4k इक्वल टू 0। तो माइनस का 12k हो जाएगी प्लस 8k स्क्वायर और माइनस का 10 हो जाएगा प्लस का 20k हो जाएगा और प्लस का 6 - 4k इक्वल टू 0। तो 8k स्क्वायर 20k 4 12 16 20 प्लस 4k और माइनस का 10 और प्लस का 6, तो माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। 8k स्क्वायर प्लस का 20 और माइनस का 16, तो प्लस का 4k माइनस 10, यहां से हमने 4 कर देगा, तो 2k स्क्वायर प्लस k -1 इज इक्वल टू 0 और 0 चला गया, 2k स्क्वायर प्लस k -1 इज इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण को गुणनखंड होते हैं तो गुणनखंड से हल कर देते हैं, गुणनखंड नहीं होते तो द्विघात के सूत्र से हल कर देते हैं। देखिए गुणा करें तो हमारे पास -2 और जोड़े तो k, फैक्टर हो रहे हैं इसके 2k स्क्वायर प्लस 2k माइनस -1 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर दिए इसके 2k और -2, यहां से क्या कॉमन आ रहा है 2k, k + 1 यहां से -1 k + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये दो गुणनखंड बन गए हमारे k + 1 और 2k - 1 इज इक्वल टू 0। प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे तो k + 1 इज इक्वल टू 0, तो k बराबर -1, k का मान -1 आ गया, और जब इस गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे तो 2k इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू 1/2। तो ये k दो मान आ गए, k - 1 k इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 5, यदि बिंदु 3 - 2 x 2 8 8 समरेख है तो x का मान है। ये तीनों बिंदु हमें समरेख दे रखे हैं, अभी हमने किया था यदि तीन बिंदु समरेख होते हैं तो सारणिक x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू 0 होता है। तो बिंदु से हम जानते हैं कि यदि तीन बिंदु समरेख हैं तो क्या होता है, सारणिक x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू 0 होता है। यदि तीन बिंदु समरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, उसी के आधार पर सारणिक की इक्वल टू 0। यहाँ x1 का मान कितना है, पहला जो बिंदु दे रखे उसका पहला, तो x1 का मान है 3, y1 का x2 का मान कितना है x और x3 का मान कितना है 8, y1 का मान -2, y2 का मान 2 और y3 का मान 8, 1 1 1 इज इक्वल टू 0। ये सारणिक। अब इस सारणिक को विस्तार कर देंगे पहली पंक्ति के संगत। तो सारणिक का विस्तार करने पर प्रथम पंक्ति के संगत 3 2 1 8 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगी x1 8 1 और +1 x2 8 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 2 - 8 + 2 x - 8 और +1 8x - 16 इज इक्वल टू 0। माइनस का 6 18 प्लस का 2x - 16
प्लस 8x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो रिजल्ट हो गया 10x और ये हो गया आपका 16 दूनी 32 और 18 माइनस का 50 इज इक्वल टू 0। तो 10x इज इक्वल टू 50, तो x इज इक्वल टू 5। तो ये तीनों बिंदु संरेख हैं, तो x का मान 5 होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, सारणी का प्रयोग करके ये दो बिंदु दे रखे हमें 3 1 और 9 3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। बिंदु a और b लेते हैं ये, तो इनको मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। तो इनको मिलाने वाली रेखा AB पर हम कोई बिंदु P लेते हैं जिसकी कोऑर्डिनेट है XY। A और B को मिलाने वाली रेखा पर हमने कोई बिंदु P ले लिया जिसकी निर्देशांक है XY। अब ये तीनों बिंदु संरेख हैं, एक ही रेखा में स्थित है। तो हम जानते हैं तीन बिंदु संरेख होते हैं, तो सारणिक x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 0 होता है। इसलिए क्या रिजल्ट हो जाएगा, सारणिक x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x1 का मान कितना है 3, x2 का मान कितना है x और x3 का मान कितना है 9। y1 का मान 1, y2 का मान y और y3 का मान 3 और 1 1 1 इज इक्वल टू 0। विस्तार कर देंगे इसका पहली पंक्ति के संगत, तो 3 ये हो जाएगा y माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 9 और प्लस 1 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3y माइनस 9 माइनस x प्लस 9 और 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस का 9y माइनस का 6y माइनस 9 प्लस 9 कैंसिल इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। और आगे हम इस समीकरण को लिख सकते हैं दो कॉमन लेकर, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो ये a और b बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, यानी अविष्ट रेखा AB का समीकरण जो हमें क्या करना है, यानी रेखा AB का समीकरण ही हमें क्या करना था। तो ये रेखा AB का समीकरण आ गया। XY का एक घात का समीकरण एक रेखा को निरूपित करता है, तो ये एक रेखा का समीकरण है और इसमें कांस्टेंट C इज इक्वल टू 0 है। तो इसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो रेखा है वो मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। एक रेखा का तो समीकरण है लेकिन मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। तो रेखा AB का समीकरण जो आपको ज्ञात करना था तो वो ज्ञात हो गया आपका A और B बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। इसके बाद में आगे और भी कहते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका तीसरा शीर्ष, तो दो शीर्ष तो आपको यहां दिए हुए हैं दो बिंदु, तो जिसका तीसरा शीर्ष -2 और -4 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो ये त्रिभुज आपका ABC अच्छा त्रिभुज बनाया हमने, जिसके तीनों शीर्ष हमें दे रखे हैं 3 1 9 3 और -2 -4 -2 -4। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वही 1/2 सारणिक x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 मान रखते हैं इसमें 1/2 x1 का मान 3
x2 का मान 9, x3 का मान -2, y1 का मान 1, y2 का मान 3, y3 का मान -4, 1 1 1। इसको खोलेंगे सारणी को, 1/2, 3 3 + 4 7 हो जाएगा, -1, 9 + 2 11 हो जाएगा और +1, 9 × 36, माइनस का 36 और प्लस का 6, 30 हो जाएगा। तो 1/2, 21 - 11 + 30, -30, 9 × 36 और +6 -30, तो ये -30 हो जाएगा। तो ये हो गया -41, तो इसमें से 21 प्लस का चला जाएगा, तो 1/2 -20, यानी रिजल्ट हो गया -10। और क्षेत्रफल का मान ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए मोड़ ले लेंगे तो 10 घटाएंगे तो 10/21। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 10/21 आ गया। तो तीसरा बिंदु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जिसका तीसरा बिंदु आपको जो दिया हुआ था, तो इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हो गया 10/21। धन्यवाद।